हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट एनाटॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं लगातार आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल करवा रहा हूं। मेरे वीडियोस को आप पूरा देखें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, आप सब्जेक्ट की गहराई तक जा पाएंगे। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जटिल उत्तक। ये जटिल उत्तक जो है वो एक स्थायी उत्तक का भाग है। बेसिकली ये क्या है? स्थायी उत्तक है। और ये जो जटिल उत्तक होता है, इसको नाम जटिल उत्तक क्यों दिया गया है? इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक विषमांगी उत्तक है, अर्थात ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो जटिल उत्तक है, इसकी शुरुआत कब हुई? बेसिकली जटिल उत्तक जो होता है वो युग्मोत्पित पादपों के अंदर नहीं पाया जाता है। युग्मोत्पित पादप जैसे कि शैवाल, जैसे कि ब्रायोफाइट्स वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर ये उत्तक नहीं पाया जाता है। वास्तव में जटिल उत्तक की जो शुरुआत है वो टेरिडोफाइट पादपों से हुई। हम पढ़ते हैं ना, शैवाल, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर अनावृत बीजी पादप और फिर आवृत बीजी पादप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रथम दो कैटेगरी के पादप थे, शैवाल और ब्रायोफाइट, उनके अंदर जटिल उत्तक नहीं पाया जाता है। जटिल उत्तक की शुरुआत हुई टेरिडोफाइट्स और फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी कैटेगरी के पादपों के अंदर जटिल उत्तक पाया जाता है। ये जो जटिल उत्तक हम पढ़ रहे हैं ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर आपको केवल जाइलम का डिस्क्रिप्शन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लोएम की चर्चा करेंगे। यदि हम सबसे पहले इसमें जाइलम की बात करें तो ये जो जाइलम है ये है क्या? बेसिकली ये जल संवहनीय उत्तक है जो जड़ों से पादपों के ऊंचाई वाले जो भाग होते हैं यानी कि तने और पत्तियों तक ये जल को पहुंचाता है। और जाइलम के इस जल संवहनीय भाग को हम क्या कहते हैं? हेड्रोम भी कहते हैं। जाइलम शब्द बेसिकली किसने दिया? तो सर्वप्रथम जाइलम शब्द का जो प्रयोग है वो किया था नगेली ने। और यदि हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जाइलम को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। हाँ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति प्राक एधा से हुई है यानी कि प्रोकैम्बियम से हुई है। और द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति संवहनीय एधा से हुई है यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम से हुई है। ध्यान रहे, पादपों के अंदर दो प्रकार की वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। तो प्राथमिक वृद्धि में तो प्राथमिक जाइलम बनता है और द्वितीयक वृद्धि के वक्त में द्वितीयक जाइलम बनता है। ये जो प्राथमिक जाइलम होता है इसको हम दो श्रेणियों के अंदर बांटते हैं। पहला होता है आदि दारू और दूसरा होता है अनुदारू, मतलब कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। आदि दारू का मतलब होता है प्रथम निर्मित जाइलम और अनुदारू का मतलब होता है बाद में निर्मित जाइलम। तो जो जाइलम पहले बन जाता है उसको हम आदि दारू कहते हैं, जो जाइलम बाद में बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुदारू कहते हैं। ओके, अब आती है बात कि जाइलम जो है उसके क्या क्या तत्व होते हैं, जाइलम कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? तो जाइलम बेसिकली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला जो है वाही निकायें, जिनको कि हम ट्रैकेट्स भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। दूसरी जो होती है वाहिकाएं, जिसको कि हम वेसल्स भी कहते हैं, राइट। तीसरा जो है वो जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर। और चौथे जो होते हैं जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा। आपको आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो जाइलम की वाहिनिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं और जो जाइलम तंतु है, ये आप नोटिस करेंगे तो ये तीनों के तीनों मृत हैं। ये जाइलम के मृत तत्व हैं। और केवल जाइलम मृदुतक, जैसा कि नाम दर्शा रहा है, मृदुतक जीवित उत्तक होता है, तो ये कंपोनेंट कैसा है? जीवित है। तो आइए अब हम जानते हैं इनको विस्तार से कि ये जो दो जटिल उत्तक है जाइलम, उसके तत्वों को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रैकेट्स यानी कि वाही निकायें। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, राइट। द वेरी फर्स्ट इज वाही निकायें। वाही निकाय, वाही निकाय जो होती है इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं ट्रैकेट्स। ओके, और ये जो जाइलम का ये आदिम तत्व है, इसको एडवांस्ड नहीं मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? ये जाइलम का आदिम तत्व है। ओके, और ये जो वाहिनिकाएं होती है वो कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है।
ये कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है, और ये जाइलम का कैसा है, आदिम तत्व है, एडवांस नहीं है, ये कैसा है, प्रिमिटिव है, यानी कि आदिम तत्व है। और ये जो वाहिनिकाएं होती है वो कैसी होती है, तो बेसिकली ये कैसी होती है, दीर्घीकृत होती है, ये दीर्घीकृत होती है, और कैसी होती है, नलिकाकार। गुहा इनकी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, इनकी गुहा जो होती है वो सक्रिय होती है, और ये कैसे होते हैं, मोटी भित्ति की होती है। ये मोटी भित्ति की होती है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो जाता है, लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव, राइट, इसलिए ये कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो लिग्निन का जमाव हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये कैसी होती है, दीर्घीकृत होती है, इलोंगेटेड होती है, और कैसी होती है, नलिकाकार होती है, इनकी गुहा सक्रिय होती है, और इनकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, इनके सिरे नुकीले होते हैं। इस प्रकार से यदि आप गौर करेंगे तो एक जो वाहिनिका होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, राइट, और इनके ऊपर विशेष गर्त वगैरह भी पाए जाते हैं। इनको अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये कौन से होते हैं, परिवेशित गर्त इनके ऊपर पाए जाते हैं, राइट। ये कैसी रचनाएं हैं, ये जो वाहिनिकाएं हैं वो कैसी रचनाएं, मृत रचनाएं। मृत क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो जाता है, लिग्निन का जमाव। जब लिग्निन का जमाव हो जाता है तो ये क्या बन जाती है, मृत बन जाती है। इनके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, मृत। लेकिन याद है कि लिग्निन का जमाव अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि लिग्निन के जमाव के जो प्रतिरूप है वो अलग अलग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैसा होता है, वलयाकार हो सकता है, वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपानवत, या फिर कैसा होता है, जालिकावत, या फिर कैसा होता है, गर्तमय। मैं ये कहना चाहता हूं कि लिग्निन का जमाव एक जैसा नहीं होता है, लिग्निन का जमाव इन वाहिनिकाओं के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि वलयाकार मतलब वलय के रूप में, सर्पिलाकार मतलब कि सर्पिल रूप में, सोपानवत मतलब सीढ़ियों के रूप में, जालिकावत मतलब कि जाल के रूप में, और गर्तमय मतलब कि क्या है, गर्त बन जाते हैं। याद रखना यहाँ पर ये बात नोटिस करने की है कि इनके ऊपर परिवेशित गर्त क्या होते हैं, परिवेशित गर्त क्या होते हैं, ज़्यादा। देखिए दो प्रकार के गर्त होते हैं, एक होते हैं परिवेशित गर्त और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सरल गर्त। लेकिन वाहिनिकाओं के अंदर, परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन से गर्त ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनके अंदर कौन से होते हैं, परिवेशित गर्त होते हैं। और ध्यान रहे कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि अनावृत बीजी पादप, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में परिवेशित गर्त सबसे ज़्यादा होते हैं, परिवेशित गर्त सबसे ज़्यादा होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो होते हैं वो वाहिनिकाएं एक के ऊपर एक विन्यासित रहती है, एक के ऊपर एक विन्यासित रहती है, एवं क्रॉस भित्तियों से पृथक रहती है, एवं क्रॉस भित्तियों से पृथक रहती है, एवं इन भित्तियों पर, यानी कि क्रॉस भित्तियों पर, इन भित्तियों पर परिवेशित गर्त उपस्थित होते हैं, परिवेशित गर्त उपस्थित होते हैं। क्लियर है आपको? वाहिनिकाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है एवं क्रॉस भित्तियों से पृथक रहती है, और इन भित्तियों पर क्या पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो वाहिनिकाएं होती है, वाहिनिकाएं पादप के अनुलंब अक्ष के समानांतर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये पादप का अनुलंब अक्ष है, तो उसके बिल्कुल पैरेलल समानांतर कौन चलेगी, तो वाहिनिकाएं भी पाई जाती है। ओके, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है
कि फर्न, फर्न जानते हैं ना, टेरिडोफाइट पादप, फर्न व जिम्नोस्पर्म में, फर्न व जिम्नोस्पर्म में केवल वाहिनिकाएं ही पाई जाती है, वाहिनिकाएं ही पाई जाती है। यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट क्या इंगित कर रहा है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं यानी कि फर्न्स वगैरह जो होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर जल का कंडक्शन केवल वाहिनिकाओं या ट्रैकेट से ही होता है। इससे साफ है कि इनके अंदर वाहिकाएं, इन दो कैटेगरी के प्लांट्स में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। जैसा कि आप अभी नेक्स्ट इसमें भी देखोगे आप कि फर्न्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। वाहिनिकाएं तो है लेकिन वाहिकाएं, जो अगला जो एक अपने को तत्व पढ़ना है, वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, वाहिनिकाएं पाई जाती है। मतलब कि केवल ट्रैकेट्स पाए जाते हैं इन दो पादपों में, वेसल्स यानी कि वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। तो फर्न व जिम्नोस्पर्म में केवल क्या पाई जाती है, वाहिनिकाएं, यानी कि इन दो कैटेगरी के प्लांट्स में केवल ट्रैकेट्स या वाहिनिकाएं ही होती है, वाहिकाएं नहीं होती है। अब आ जाते हैं लास्ट में कि आखिर इन जो ट्रैकेट्स आप जो पढ़ रहे हैं या जो वाहिनिकाएं पढ़ रहे हो, इनका चीफ फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इनके दो ही फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। एक तो ये पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि ये मृत रचनाएं हैं और ये पादप को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। और साथ के साथ ये किस में मदद करती है, तो संवहन के अंदर किसका संवहन, जल का संवहन। तो जल संवहन में भी ये बहुत क्या होती है, मददगार होती है। तो स्टूडेंट्स ये था पहला कंपोनेंट अपना जिसका कि नाम था वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं या जिसको कि हम क्या कह देते हैं, ट्रैकेट्स के नाम से जानते हैं। अब दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जाइलम का, जिसको कि हम कहते हैं वेसल्स। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के अंदर इससे लगातार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। वेसल्स, वाहिकाएं। देखिए पहले जो मैंने पढ़ाई वो वाहिनिकाएं थी, टू बी नोटेड हियर। ये क्या है, वाहिकाएं हैं। ये कैसी है, थोड़ी सी प्रगत होती है। प्रगत मतलब ये एडवांस होती है। मैंने देखिए वहां पर अभी जब बताया था आपको वाहिनिकाओं के केस में, तो वो बताया था कि वो प्राचीन थी। ये कैसी है, थोड़ी सी प्रगत है। साथ के साथ वो एक कोशिकीय थी, ये कैसी होती है, बहुकोशिकीय। ये बहुकोशिकीय होती है, राइट। इनकी गुहा जो होती है, इनकी गुहा वाहिनिकाओं से चौड़ी होती है, वाहिनिकाओं से चौड़ी होती है। इनकी जो कैविटी है अंदर की, वो क्या होती है, चौड़ी होती है। और ये कैसी होती है, तो ये पाइप नुमा होती है, पाइप नुमा। यदि आप एक वेसल को देखोगे तो उसकी संरचना लगभग कैसी होती है, पाइप नुमा होती है। और आप यदि कंपेयर करोगे तो ये पाओगे कि जो आपने ट्रैकेट्स पढ़ी है, वाहिनिकाएं पढ़ी है, उससे इनकी कैविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। और ये क्या है, परफोरेशन है। यहाँ पर एक छिद्रन होता है, परफोरेशन होता है। अभी बताएंगे आपको कि परफोरेशन क्या होता है। परफोरेशन, यहाँ पर एक क्या होता है, परफोरेशन पाया जाता है, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे तो बात जो नोटिस करने की है वो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर आमतौर पर यहाँ पर सरल गर्त क्या होते हैं, ज़्यादा। वाहिनिकाओं के अंदर आपने पढ़ा था कि वहाँ पर परिवेशित गर्त जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर सरल क्या होते हैं, गर्त ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रगत है, बहुकोशिकीय होते हैं, इनकी गुहा वाहिनिकाओं से चौड़ी होती है और कैसी होती है, पाइप नुमा। अब क्या होता है, ये जो वेसल्स होती है, वाहिकाएं एक दूसरे पर पाई जाती है, एक दूसरे पर पाई जाती है, लेकिन इनके बीच अनुप्रस्थ पट यानी कि सेप्टम घुल जाते हैं। इनके अंदर अनुप्रस्थ पट घुल जाते हैं एवं क्या पाया जाता है, केवल छिद्रन तल पाया जाता है। यानी कि जो अंतःभित्तियां होती है, अंतःभित्तियां, इनकी जो अंतःभित्तियां होती है, अंतःभित्तियां वो कैसी होती है, छिद्रित होती है। अंतःभित्तियां छिद्रित या परफोरेटेड होती है। अनुप्रस्थ पट तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अंतःभित्तियां कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। और ये जो छिद्रित होती है, अंतःभित्तियां जो छिद्रित होती है वो कैसी होती है, या तो ये कैसी हो सकती है, सरल, या फिर सरल यानी कि कैसी होती है, सिंपल,
या फिर कैसे हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। मल्टीपल, सरल और मल्टीपल का क्या अर्थ है, सिंपल और मल्टीपल का अर्थ क्या है? तो यहां पर जो अंतःभित्तियां होती है, यदि अंतःभित्ति पर एक छिद्र हो तो वो हो गई सरल, और मल्टीपल का मतलब होता है कि अनेक छिद्र हो। जब अंतःभित्ति के ऊपर अनेक छिद्र हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज नॉन एज द छिद्रित। तो वाहिकाएं एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है, लेकिन इनके बीच अनुप्रस्थ पट्ट जो होते हैं वो गुल जाते हैं, एवं अंतःभित्तियां इनकी जो होती है, अंतःभित्तियां जो होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है। ये जो छिद्रित जो है उसको हम कहेंगे कि दो प्रकार की है, सिंपल और मल्टीपल। यदि एक छिद्र हो, अंतःभित्ति के ऊपर एक छिद्र हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंपल परफोरेटेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिंपल परफोरेटेड। और यदि अंतःभित्ति के ऊपर अनेक छिद्र हो तो उसको बोलते हैं मल्टीपल परफोरेटेड कहते हैं। ओके, ये भी याद रखें कि वाहिकाएं भी पादप के अनुलंब अक्ष के समानांतर, अनुलंब अक्ष के समानांतर होती है, राइट। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये भी कैसी है, मृत रचनाएं हैं। ये भी मृत रचनाएं हैं क्योंकि इनके ऊपर भी किसका डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन का। इनके ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ये भी मृत रचनाएं। और याद रखें, लिग्निन का डिपोजिशन विभिन्न प्रतिरूपों में हो सकता है, विभिन्न प्रतिरूपों में हो सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा ना, वाहिनिकाओं के अंदर अलग अलग प्रतिरूप हुआ करते थे, जैसे लिग्निन का जमा वलयाकार या सर्पिलाकार या सोपानवत, राइट, या जालिकावत या घर्तमय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वाहिकाओं के अंदर कौन से घर्त होते हैं, सरल घर्त होते हैं, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कौन से घर्त होते हैं इनके अंदर, सिंपल पिट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आइए जाने कुछ और महत्वपूर्ण बातें वेसल्स के बारे में, और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हर परीक्षा के अंदर वहाँ पर से आपको प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं वाहिकाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म समझते हैं ना, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादप। जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं क्या होती है, एब्सेंट होती है, वाहिकाएं एब्सेंट होती है। लेकिन पादप शारीरिकी अपवादों से भरी हुई है। मैं आपको अभी कुछ ऐसे अनावृत बीजी पादप जिम्नोस्पर्म के नाम बताऊंगा जिनमें वाहिकाएं होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 नाम लिखे, नीटम, वेलविस्चिया, नीटम, वेलविस्चिया और एफिड्रा। नीटम, वेलविस्चिया और एफिड्रा, ये तीनों अपवाद है, ये तीनों अपवाद है। ये नीटेल्स गण के सदस्य है। और आप इनके अंदर क्या नोटिस करोगे कि इनके अंदर वाहिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अभी तो हमने ऊपर कहा कि जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं होती है, लेकिन ये 3 ऐसे अपवाद हैं जिनके अंदर की क्या होती है, वाहिकाएं होती है। दूसरा यहाँ पर आप समझें कि जो ये फर्न्स होते हैं, फर्न्स यानी कि ये जो टेरिडोफाइट वगैरह जो होते हैं पादप, टेरिडोफाइट में वाहिकाएं नहीं होती। वाहिकाएं क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है, नहीं होती है। लेकिन फिर अपवाद यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको टेरिडोफाइट्स के 2 ऐसे पादप बताऊंगा जिनमें वाहिकाएं होती है। देखो अपवाद कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया टेरिडियम, एक तो टेरिडियम और दूसरा सेलेजिनेला, सेलेजिनेला। ये 2 ऐसे टेरिडोफाइट पादप हैं जिनके अंदर की वाहिकाएं क्या है, वाहिकाएं उपस्थित है, राइट, जो कि प्रूव करता है कि ये अपवाद हो गया। अब आप आओ तीसरे के ऊपर, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि आवृत बीजी पादप होते हैं, उनके अंदर वाहिकाओं का पाया जाना विशेष लक्षण है। वाहिकाओं का पाया जाना विशेष लक्षण है। लेकिन मैं अभी कुछ ऐसे आवृत बीजी पादप और आवृत बीजी कुल आपके सामने बता दूंगा जिनमें की वाहिकाएं नहीं होती है। तो यहां पर देखो, मैं आपके सामने कुछ अपवाद लिख रहा हूं, वो देखिएगा। एक तो है विंटरेसी, विंटरेसी, विंटरेसी ये एक आवृत बीजी पादप कुल का नाम है, विंटरेसी। दूसरा है
टेट्रासेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, फिर है ट्रोकोडेंड्रेसी। मैंने आपके सामने 3 पादप कुलों के नाम लिखे हैं। ये तीनों आवृतबीजी पादप कुल है, लेकिन इनके अंदर वाहिकाएं जो है वो क्या है, एब्सेंट है। तो ये क्या हो गए, अपवाद हो गए। नॉर्मली वाहिकाएं होती है लेकिन इन तीनों में नहीं होती है। अच्छा, कुछ आवृतबीजी पादप और भी लिख रहा हूँ, अपवाद लिख रहा हूँ मैं। कुछ आवृतबीजी पादपों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि ड्रीमीज, दूसरा मैंने लिखा डेजिनेरिया, डेजिनेरिया, मैंने तीसरा लिखा युक्का, और एक और नाम लिखा ड्रेसिना। ये चारों पादप भी आवृतबीजी पादप है, लेकिन इनके अंदर भी वाहिकाएं क्या है, एब्सेंट है। तो मैंने आपके सामने 3 तो पादप कुल लिखे और 4 पादप लिखे, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि वाहिकाओं, कभी कभी वाहिकाएं आवृतबीजी पादपों में भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बहुत खास चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो वाहिकाएं होती है, ये जो वाहिकाएं होती है, ये सिनसाइट का उदाहरण है, सिनसाइट का उदाहरण है, सिनसाइट का उदाहरण है। सिनसाइट का मतलब क्या होता है, मतलब वाहिकाएं कोशिकाओं के संलयन से बनती है, कोशिकाओं के संलयन से बनती है। इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, सिनसाइट मानते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं के संलयन से बनती है। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट में कि इनके कार्य क्या क्या हैं, इनके क्या कार्य हैं, मतलब जो वाहिकाएं आप पढ़ रहे हो इनके क्या कार्य है। तो क्योंकि ये जाइलम के भाग हैं तो इनके कार्य क्या है, सबसे पहला तो कार्य क्या हो जाएगा इनका, जल संवहन, क्योंकि जाइलम के कंपोनेंट है तो जल संवहन तो मुख्य होगा ही इनका कार्य। और साथ के साथ याद रखना ये क्या प्रोवाइड करते हैं पादप को, यांत्रिक सहायता। क्यों प्रोवाइड करते हैं यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये क्या है, मृत रचनाएं हैं, राइट। और ये जो मृत रचनाएं तो ये क्या प्रदान करेगी, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगी। तो ये था अपना दूसरा तत्व जो कि मृत तत्व था जाइलम का, जिसको कि हमने कहा वाहिकाएं। अब तीसरा जो आता है कंपोनेंट वो क्या चीज है, तो इसको बोलते हैं जाइलम तंतु। ये जो जाइलम तंतु होते हैं इन पर भी लिग्निन का क्या हो जाता है, लिग्निन का जमाव होता है। इसलिए ये भी कैसे होते हैं, ये भी मृत रचनाएं हैं, ये भी मृत रचनाएं हैं। और जैसे कि नाम दर्शा रहा है कि ये तंतु है, तो इनके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले। याद रखें, कभी भी कोई भी तंतु होता है तो उसका सिरा जो होता है वो बहुत क्या होता है, नुकीला होता है, ऐसे नुकीला होता है। प्लस इनकी जो गुहा होती है वो बहुत बहुत क्या होती है, हासित होती है। हासित का मतलब विकसित नहीं है, गुहा बहुत हासित है। क्यों है, क्योंकि गुहा इसलिए हासित है क्योंकि इनके ऊपर क्या हो जाता है, लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव। तो लिग्निन का जमाव होता है तो वो लिग्निन का जमाव लगातार होता रहता है, ऐसे। ये देखिए मैं यहाँ पर पेन से लिग्निन का जमाव करवा रहा हूँ। तो यदि सोचो कि लिग्निन का जमाव यदि लगातार होता रहेगा तो बीच में जो गुहा पाई जाएगी वो सक्रिय गुहा होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर किसका जमाव हो रहा है, लिग्निन का क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। ओके, और फिर आ जाते हैं कि ये जो जाइलम तंतु है इनका मुख्य कार्य क्या है। तो ये केवल क्या प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता, राइट। ये केवल यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, जल संबंध तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पादप को यांत्रिक सहायता जरूर देते हैं। किसको यांत्रिक सहायता देते हैं, तो अभी आपने पढ़े वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं और क्या पढ़ी, वाहिकाएं पढ़ी, ट्रैकेट्स और वेसल पढ़े। तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं वो वाहिकाओं को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ओके, तो इनका मुख्य कार्य क्या हो गया, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और चौथे और अंतिम जो है वो कौन से हैं, जाइलम मृदुतक। जैसा कि नाम दर्शा रहा है, ये भी देखिए जैसे जाइलम तंतु जो थे वो क्या थे, मृत थे, लेकिन जो जाइलम मृदुतक है, मृदुतक तो वैसे ही जीवित उत्तक होता है। तो ये कैसा है, ये क्या है, जीवित तत्व है।
जीवित तत्व, ये जो है वो जाइलम का क्या है, जीवित तत्व है। और इस तत्व में क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य एक तो भोजन संग्रह करना है, भोजन संग्रह। ये क्या क्या संग्रह करता है, जैसे कि ये स्टार्च का संग्रह करता है, रेजिन वगैरह का संग्रह करता है। तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका कि ये क्या करता है, संग्रह करता है। तो इसका काम भोजन का संग्रहण भी है। साथ ही साथ ये भोजन का क्या करता है, ये जल का अरीय संवहन करता है, ये जल का अरीय संवहन करता है। तो ये जो था, ये क्या था, जाइलम मृदुतक, जो कि जीवित तत्व है। और किससे मिलकर बना है, मृदुतक। ये मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा से बना है, मृदुतक से बना है। और मैंने आपको इसके दो कार्य बता दिए, भोजन का संग्रह तो है ही है, साथ के साथ जल का ये क्या करता है, अरीय संवहन करता है। तो ये जो स्टूडेंट था, ये जाइलम के 4 जो कंपोनेंट्स थे, 3 मृत तत्व और 1 जीवित तत्व के बारे में ये पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन था। मेरे वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जटिल उत्तक का दूसरा भाग जो है, पार्ट नंबर 2, राइट, जिसमें कि हम फ्लोएम को डिस्कस करेंगे और उसके जितने भी जो तत्व और भाग होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।